नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब सरकार चल रही है। राज्यों में पेपर लीक होते हैं और दिल्ली में संसद लीक होती है। हजारों करोड़ रुपए की बनी है पार्लियामेंट और पहली बारिश में जो तेज बारिश हुई उसमें टपकने लगी। पता नहीं कौन सा वास्तु शिल्प है। मैंने ट्वीट किया कि देखिएगा, कोई ना कोई ठेकेदार गुजरात से जुड़ा हुआ जरूर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस से बना, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, महीने भर में टूट गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बना, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, महीने भर में टूट गया। करोड़ों रुपए की बेईमानी हुई। जिम्मेदार अफसर थे, जिनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। उनका नाम था अवनीश अवस्थी। सीएम ने उनको अपना सलाहकार बना लिया। ऐसी ऐसी नायाब चीजें हो रही हैं देश में, आप सोच नहीं सकते। मैं रोज बातचीत करता हूँ अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार हैं। ये एबीपी चैनल में आप उनको रोज सुनते हैं। बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैंने उनसे पूछा कि एनडीए में हो क्या रहा है। कुमार स्वामी तो इतने बिके हुए चल रहे हैं नीतीश के बाद, कहीं राह अलग हो जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा किया, ये जाति की लड़ाई कहां तक जाएगी, और अनुराग ठाकुर बनाम राहुल गांधी का नुकसान कितना बड़ा होगा। बहुत बढ़िया बातचीत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। लड़ाई की शुरुआत हुई थी अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी से। माना जा रहा था कि यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, मतलब 1-2 दिन चलेगी सत्र में, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अब लंबा चलाना चाहती है। कांग्रेस इस लड़ाई को कन्वर्ट करना चाहती है कि अनुराग ने राहुल गांधी को गाली दी, और राहुल गांधी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये शब्द आता है कि राहुल गांधी को गाली दी गई और इस विषय पे गाली दी गई कि वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो गेंद राहुल गांधी के पाले में ज्यादा जाती है, फायदा उन्हें ज्यादा मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि कई राज्यों के बड़े नेता भी अब इस तरह के बयान देने लगे हैं। ये बयान सामने आने लगे हैं कि भाई राहुल गांधी का अपमान किया गया क्योंकि वो जाति जनगणना कराना चाहते थे। और राहुल गांधी ने भी पलट के कहा कि मुझे कितनी भी गाली दे दो, लेकिन मैं मुद्दे पे लड़ता रहूंगा। क्या लगता है आपको, अनुराग ठाकुर की ये गलती क्या राज्यों के चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ेगी? ये लड़ाई, जाति की लड़ाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, कोटे के अंदर कोटा। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। राजनाथ सिंह ने कोटे के अंदर कोटा दिया था। मिनिस्टर थे उनके अशोक यादव, शिकोहाबाद के, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, स्टे हो गया था। तो इस जातियों को लेकर लड़ाई जो चल रही है, ये कितना असर डालेगी 3 राज्यों के चुनाव में या आगे की राजनीति में? देखिए, पिछली बार जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो उसमें ये अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच में जो चर्चा हुई, इसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ बातचीत की थी। उस वक्त मैंने कहा था कि अनुराग ठाकुर के बयान से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। तो उस बात पे मैं अभी भी कायम हूं। क्यों होने वाला है इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। पहली बात तो ये, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको अपनी जात का नहीं पता वो गणना की बात करता है। यही तो अनुराग ठाकुर ने कहा। देखिए, जब जातिगत जनगणना करने वाला कर्मचारी राहुल गांधी के दरवाजे पर जाएगा, उनका दरवाजा खटखटाएगा, राहुल गांधी निकल कर आएंगे, वो बताएगा कि आप हम जातिगत जनगणना करने के लिए आए हैं, ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ये भर दीजिए, जाति का कॉलम ये है, बताइए कौन सी जाति आपकी लिखी। राहुल गांधी उसमें अपनी जाति बताएंगे, उसमें राहुल गांधी की जाति दर्ज हो जाएगी। एक तो जाति पूछने का तरीका ये। जाति पूछने का दूसरा तरीका ये है, ये संवैधानिक तरीका है जाति पूछने का। मैं ये मानता हूँ देश में हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जानी चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अपनी जाति में पैदा होता है। आप विचारधारात्मक रूप से जाति को मानते हो या नहीं मानते हो, आप जातिवादी हो या नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज की जो संरचनात्मक स्थिति है वो ये है कि हर व्यक्ति अपनी जात में पैदा होता है। स्थिति यह है कि मुसलमान भी अपनी जाति में पैदा होता है, जो हिंदू नहीं है। ईसाई भी अपनी जाति में पैदा होता है, सिख भी अपनी जाति में पैदा होता है। यहाँ तक कि वे आर्य समाजी जो जाति के खिलाफ संघर्ष करते हुए बड़े हुए हैं, वो भी अपनी जाति में पैदा होते हैं। ये स्थिति है। तो एक ऐसे देश के अंदर जहां व्यक्ति अपनी जाति में पैदा होता है और जाति से ही उसका सामाजिक मान सम्मान है, उसमें अगर आप किसी व्यक्ति से ये पूछेंगे जिसकी जात का पता नहीं, इसका सीधा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि तुम एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति हो। यही है अपमान की बात। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपने हमारा अपमान किया, उसकी वजह यह है, वो पूछ सकते थे कि आप अपने आप को गांधी लिखते हैं तो क्या आप गांधी की जाति के हैं? वो पूछ सकते थे कि आपका उपनाम गांधी है, क्या आप गांधी की जाति के हैं? अगर गांधी की जाति के नहीं हैं तो बताइए आप किस जाति के हैं, ये पूछ सकते थे वो।
उन्होंने हाँ, कहा ये जिसकी समझ जाति, उन्होंने पूछी नहीं राहुल गांधी से जाति, उन्होंने कहा इनकी तो जाति का पता ही नहीं है। और जाति का पता केवल उसको नहीं होता है जो अज्ञात कुलशील हो, जिसे अपने पूर्वजों का ना पता हो, जिसे अपने पिता और अपने अपने उद्गम का ना पता हो, अपने मूल का पता ना हो। इसलिए अनुराग ठाकुर का ये कथन अपमानजनक कथन है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसको राहुल गांधी ने पकड़ा। राहुल गांधी ने फौरन समझ लिया कि ये हुआ है। राहुल गांधी इसको छोड़ भी सकते थे, उन्होंने फौरन समझ लिया और उसी बात पर उन्होंने जोर दिया। और इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी, अनुराग ठाकुर, ये सब लोग फंस गए। इसी में से दूसरा पहलू ये निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति जाति अपनी नहीं लिखता है या अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है या जाति को मानता नहीं है, या वो जाति तोड़ो आंदोलन में समाजवादियों के भाग ले चुका है, या विनायक दामोदर सावरकर के जातिबंदी के आंदोलन में भाग ले चुका है, या अंबेडकर के एनिलेशन ऑफ कास्ट में भाग ले चुका है, या स्वामी दयानंद सरस्वती के जाति विरोधी आंदोलन में भाग ले चुका है आर्य समाज के, क्या उसे जातिगत जनगणना की मांग करने का अधिकार नहीं है? सही बात है। जातिगत जनगणना की मांग करने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो कि अपने सीने पर अपनी जाति लिखा हुआ लिखवा कर घूमते हैं। तो हर हालत में अनुराग ठाकुर के भाषण के पीछे की जो रणनीति थी और जहां पर वो चोट करना चाहते थे, वही उनको महंगा पड़ गया। ये चीज उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये चीज और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, अब इसका दूसरा राजनीतिक पहलू क्या है? ये तो अनुराग ठाकुर की निजी गलती रही और नरेंद्र मोदी की भी गलती है कि उन्होंने अनुराग ठाकुर के इस भाषण को रिट्वीट किया और उसकी प्रशंसा की। तो ये सारी भाजपा ने एक सेकंड में ये पूछूंगा, किसी सांसद ने ये ट्वीट किया कि अनुराग ठाकुर के कुछ हिस्से को निकाला गया, रोका गया पार्लियामेंट में, लेकिन पूरे हिस्से को मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। तो जब अनुराग ठाकुर के जिस हिस्से को निकाल दिया गया अगर संसद में, उसको प्रधान मिनिस्टर कैसे ट्वीट कर सकते हैं? अब मुझे पता नहीं उनके किस हिस्से को निकाला गया। सवाल ये है ही नहीं कि उनके किस हिस्से को निकाल दिया गया। सीधी बात ये है, मेरे को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मैं किसी सांसद का ट्वीट पढ़ रहा था। ठीक है, वो तो रिकॉर्ड का काम है। वो रिकॉर्ड में है कि नहीं है पता नहीं, क्या चीज है, कितनी बची है, कितनी नहीं बची है। लेकिन उन्होंने ये कहा, सारे देश ने टीवी पर सुना और नरेंद्र मोदी ने उसको जब रिट्वीट कर दिया तो सारे देश ने उसको देखा, बात खत्म हो गई। तो वो तो बात स्थापित हो चुकी है। दूसरी बात, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर बेचैनी क्या है? भाजपा जातिगत जनगणना का बहुत खुलकर विरोध नहीं करती, लेकिन उसका समर्थन भी नहीं करती। इस वक्त नीतीश कुमार अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर नरेंद्र मोदी के पास जातिगत जनगणना का सवाल लेकर गए थे, तो लौट के उन्होंने पत्रकारों को बताया, दिल्ली के अंदर लौटकर उन्होंने संजय जी पत्रकारों को बताया कि मोदी जी ने जातिगत जनगणना करने से इनकार नहीं किया। आप सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। उन्होंने ना मना किया ना समर्थन किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है। आरक्षण के सवाल पर और जाति के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो है वो डिप्लोमेटिक है। और जिस तरह राहुल गांधी का खुला हुआ है, नीतीश कुमार का भी खुला हुआ है, या मान लीजिए रामविलास पासवान की पार्टी का खुला हुआ है, एनडीए के घटकों का खुला हुआ रवैया है, और इंडिया गठबंधन में तो है ही सबका रवैया खुला हुआ है इस सवाल के ऊपर। तो बीजेपी का रवैया इस पर दबा हुआ है और चतुराईपूर्ण है, डिप्लोमेटिक किस्म का रवैया है। वो खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करती। राहुल गांधी ने पिछले कम से कम 3 साल से मैं देखता हूं, वे निरंतर जातिगत जनगणना के समर्थन में बोल रहे हैं, और ये कांग्रेस के इतिहास में एक अनूठी बात है। कांग्रेस पहले कभी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं रही। 60 के दशक से कांग्रेस के पास से लगातार आप देखिए पिछड़ा वोट जा रहा है। कांग्रेस ने उसको दोबारा वापस जीतने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, क्योंकि दलित, मुसलमान, ब्राह्मण दूसरे वोट इतने मिलते थे, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन आखिरकार इतने वोटों के चले जाने से, पिछड़े वोटों के चले जाने से कांग्रेस को कुल मिलाकर बहुत नुकसान हुआ। जैसे ही कांग्रेस का जो ऊंची जातियों का आधार था वो गड़बड़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको छीना, वैसे ही कांग्रेस का चुनावी ग्राफ गिरने लगा। लेकिन राहुल गांधी सुचिंतित रूप से, योजनाबद्ध तरीके से अपने पिछड़े जातियों के वोटरों को दोबारा हासिल करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का सवाल पकड़ा है, अपने घोषणा पत्र में उसे शामिल किया है, और सामाजिक न्याय की और पिछड़े वर्ग की वकालत करने वाली दोनों पार्टियां
राष्ट्रीय जनता दल बिहार का और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, उसके साथ में बहुत ही पक्के गठजोड़ किए हैं। दोनों जगह कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा। और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उनको दिखाई नहीं पड़ा है, इंडिया गठबंधन को दिखाई नहीं पड़ा है। भाजपा से पिछड़ी जातियों के वोट हटते हुए, मैं नहीं कह रहा हूं सारे वोट हट गए हैं, हटते हुए नजर आए हैं, विपक्ष के खेमे में गए हैं। भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर बेचैनी, भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये प्रक्रिया उलट जाए। इसी के लिए वो इधर उधर उल्टी सीधी तमाम बातें करते घूमे, उनको कोई पक्की रणनीति उनके पास नहीं है। लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों चुनावी मुहिम में कहते रहे कि कांग्रेस पिछड़ी जातियों के और दलितों के आरक्षण का हक लेकर छीन के मुसलमानों को देना चाहती है। हाँ, उछला नहीं प्रोग्राम। लेकिन इन जातियों ने नरेंद्र मोदी की बात पे यकीन नहीं किया। जब राहुल गांधी वगैरह ने ये कहा कि भाई ये संविधान बदलकर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, तो उनकी बात पे फौरन यकीन कर लिया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त खतरे का सामना कर रही है कि दोबारा उसकी छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी की ना हो जाए। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी की हो गई तो कम से कम 20 से लेकर 25 वर्ष तक ये लोग राजनीतिक बियाबान में चले जाने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त रूप से मंडरा रहा है। और ये काफी देखिए, भाजपा के ये अंदेशे बड़े खौफनाक हैं। भाजपा वालों को रात में डर लगता होगा ये बात सोच के कि उनके पास केवल वे जातियां रह जाएंगी जो द्विज हैं, या जो वे जातियां जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं वो रह जाएंगी। जिन जातियों को कमजोर जाति की श्रेणी में रखा जाता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, ये सब जातियां अगर भाजपा से हट गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी लड़ाई में टिक पाना भी मुश्किल हो जाएगा। उनका वोट परसेंटेज 20% की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभय जी, आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा सिंबल ना हो जाए कि बीजेपी ऊंची जाति ब्राह्मण ठाकुर बनिया की पार्टी होकर रह जाए। ये लग भी रहा है क्योंकि पिछड़ी और दलित जातियां काफी उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, बिहार में तो है ही, सॉरी बिहार में तो पहले से ही है वो ऐसी, पहले से बिहार में छवि ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश में छवि ऐसी नहीं थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो योगी बनती जा रही है, वो उत्तर प्रदेश में ही बनती जा रही है। तो योगी जी भी शायद मुझे लगता है कि कसम खा के बैठे हैं कि ब्राह्मणों के वोट भी अब बीजेपी को जाने नहीं देंगे। ब्राह्मण पूर्वांचल में एक दौर पे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई बहुत चला करती थी, आपको याद होगा। आपको तो उत्तर प्रदेश के एक जिले की राजनीति पता है, इतिहास हम लोगों के इलाके में भी है, दावा उस इलाके में भी ऐसे ही है। अबे जी, आपको याद होगा कि लड़ाई शुरू हुई थी गोरखपुर से, वीरेंद्र सिंह और हरिशंकर तिवारी के बीच में जंग छिड़ी थी, और पूरा उत्तर प्रदेश के माफिया दो हिस्सों में बट गए थे। पहली बार माफिया भी जाति के आधार पर बट गए थे, ठाकुर माफिया, ब्राह्मण माफिया, और दोनों में बहुत टसल चली थी। वीरेंद्र सिंह की बाद में हत्या हो गई थी। वीरेंद्र सिंह ही नाम था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वीरेंद्र शाही। तो वीरेंद्र शाही की बाद में हत्या हो गई थी, तो और उसके बाद में हरिशंकर तिवारी का दबदबा रहा। पूर्वांचल में अभी भी ब्राह्मण परवान में नहीं रहे हरिशंकर तिवारी, लेकिन ब्राह्मणों में बड़ा सम्मान है उनका। और मठ से, गोरखपुर के मठ से, खासतौर से योगी आदित्यनाथ से, और हरिशंकर तिवारी का 36 का आंकड़ा रहा। जब 2017 में सरकार बनी थी, उसके कुछ दिनों बाद हाथा कहलाया जाता है हरिशंकर तिवारी का, वहां पुलिस चली गई थी। पूरे पूर्वांचल ब्राह्मणों में बड़ा विरोध हुआ था कि भाई हरिशंकर तिवारी की यहाँ पुलिस भेज दी गई। अब अखिलेश यादव इस ब्राह्मण वोट पर भी नजर रख रहे हैं। पीडीए के अलावा माता प्रसाद पांडे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। आज मेरे पास एक बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा पदाधिकारी है, ब्राह्मण है, उनका फोन आया कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया, इस बार हम लोग अखिलेश यादव को मदद करेंगे, कम से कम ब्राह्मणों के स्वाभिमान की बात करी उन्होंने। तो मैं चौंका, मैंने कहा ये करंट अब ब्राह्मणों वाला किया आरएसएस में भी लगना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है योगी जी ने कसम खा ली कि बीजेपी को ब्राह्मण वोट नहीं पड़ने देंगे। कारण क्या हुआ कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की याद में एक चबूतरा, उन पर मूर्ति लगाने की बात चल रही थी कि यहाँ मूर्ति लगा दी जाएगी। प्रशासन गया और उसमें बुलडोजर चला दिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि हरिशंकर तिवारी की मूर्ति में बुलडोजर चला दिया गया। अब इसका रिएक्शन बहुत है ब्राह्मण समुदाय में कि साहब एक प्रतिमा ही तो लग रही थी चौराहे पे। इस उत्तर प्रदेश में न जाने कितने चौराहों पे किन किन की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, नेताओं की लगी हुई हैं। अगर एक हरिशंकर तिवारी की लगा दी, बुलडोजर से तोड़वा दी गई वहां पे। तो क्या योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि बैंड ही बच जाए, मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं और योगी जी हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा
एक निकट के इतिहास में जाऊंगा, निकट इतिहास में जाऊंगा। इसको सोशल साइंस की भाषा में कंटेम्परेरी हिस्ट्री कहते हैं। 2014 में अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहलकदमी लेकर एक खास तरह का जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाया, जिसके अंदर उन्होंने ओबीसी को शामिल किया, गैर जाटव दलितों को शामिल किया और ऊंची जातियों को शामिल किया। वो एक बेहतरीन समीकरण बनाया अमित शाह को ये श्रेय जाता है। उसके बाद उसी समीकरण के दम पर 2017 में भी बहुत शानदार चुनाव इन लोगों ने जीता। उसके बाद उन्होंने एक मॉन्यूमेंटल मिस्टेक की, जिसको ब्लंडर कहते हैं। वो ब्लंडर थी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देने। वो उसके बारे में अभी बिल्कुल पक्का सबूत मिलना बाकी है कि ये आरएसएस के कहने पे किया गया या खुद इन लोगों की मति मारी गई थी, इसकी वजह से किया गया। जो भी वजह हो, उन्होंने आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि गोरखपुर की जो राजनीति करते हैं उसमें कौन सी जातियां आदित्यनाथ जी को समर्थन, वो योगी हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ये तो किताबी बात है ना, योगी जात न पूछो साधु की, ये तो किताबी बात है ना। या साधु की भी जात होती है हिंदुस्तान में। वो उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि गोरखपुर की या गोरखपुर मंडल की राजनीति में आदित्यनाथ जी को कौन कौन बिरादरियां समर्थन करती हैं और कौन कौन बिरादरियां उनका विरोध करती हैं, उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। जैसे ही आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो जो ठाकुर जाति भाजपा के समर्थन में आ गई थी हिंदुत्व की वजह से, वो व्यक्तिगत रूप से आदित्यनाथ के समर्थन में चली गई और भाजपा के प्रति उसकी जो पार्टी की पसंद निष्ठा थी वो समाप्त हो गई। व्यक्ति की आदित्यनाथ जी भी जम के ठाकुरों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दी, अपने सजातीय लोगों को जम के उन्होंने प्रोत्साहित किया। ये सब रिकॉर्ड पे बात है इसमें। यहीं से भारतीय जनता पार्टी का वो जातिगत समीकरण बिगड़ना शुरू हुआ जो 14 और 17 के चुनाव में बना था। मैं तो ये कहता हूं कि एक ऐसे किसी व्यक्ति को अगर वो मुख्यमंत्री बनाते, इसकी जाति स्पष्ट होती, नाम के आगे चाहे वो यादव लिखता, चाहे लोधी लिखता, चाहे वर्मा लिखता, चाहे श्रीवास्तव लिखता, कुछ भी लिखता, शर्मा लिखता, कुछ भी लिखता, वो या सिंह लिखता, सेंगर लिखता, चौहान लिखता, कुछ भी लिखता, तो कम से कम उसकी जाति स्पष्ट होती और आला कमान ध्यान करता कि वो अपनी जाति के लोगों को ही केवल प्रोत्साहन नहीं देगा और उस समीकरण की रक्षा करेगा जो कि बड़ी मुश्किल से बनाया गया था। उसके बाद में जो राजपूतों को प्रोत्साहन दिया गया, उससे वो समीकरण बिगड़ गया और सबसे ज्यादा उसमें नाराज हुए विभिन्न कारणों से। उसमें विकास दुबे की हत्या वाली बात, विकास दुबे के एनकाउंटर वाली बात भी थी। वो ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा नाराज हुए। सबको उम्मीद थी कि 2022 में विधानसभा चुनाव में उस बिगड़े हुए जाति समीकरण की अभिव्यक्ति होगी। वो अभिव्यक्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी 52 सीट हार गई, इनका एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, 15-16 मंत्री इनके चुनाव हार गए, लेकिन अभिव्यक्ति इतनी नहीं हुई कि भाजपा को चुनाव जीतने के लाले पड़ जाते। भाजपा ने फिर भी एक सुंदर जीत हासिल की, लेकिन यह समीकरण लगातार बिगड़ता ही रहा। ठीक है, उस चुनाव में ब्राह्मणों को यह समीकरण लगातार बिगड़ता ही रहा और लोकसभा चुनाव में इसका संचित प्रभाव दिखाई पड़ा। देखिए, अब जो ऊंची जातियों के साथ में कमजोर जातियों को जोड़ने की जो रणनीति थी भाजपा की, पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। ऊंची जातियां भाजपा के साथ है नहीं या उससे और दूर जाने की प्रक्रिया में है, और जो ऊंची जातियां हैं, ऊंची जातियों में इस बात को लेकर बहुत ही, जिसे कहते हैं, भ्रम की स्थिति है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें या न करें। वे तमाम ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही जातियां विभिन्न कारणों से, अलग अलग कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार कर रही हैं। ये लोकसभा चुनाव में उनके पुनर्विचार की वजह से भाजपा को जम के नुकसान हुआ। कमजोर जातियां तो हट गई, ये नुकसान हुआ। अच्छा, अब सारे राजपूत बिरादरी की नजर इस पर लगी हुई है कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री तो जाता है कि नहीं जाता है। अगर वो गया, उन्होंने समझ लीजिए भाजपा का साथ छोड़ दिया। ब्राह्मण वैसे ही नाराज बैठे हुए हैं कि भाई आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री होते हैं तो हमारी कोई पूछ नहीं होती है। वो तो विधानसभा चुनाव से नाराज है, उन्होंने विधानसभा चुनाव मान लिए वोट दे दिया, क्योंकि उस वक्त तक नाराजगी उनकी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी, वोट दे दिया, वो अपने अलग बैठे हुए। तो इस वक्त ऐसी कोई बिरादरियां है नहीं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध महसूस कर रही हो। सबके मन में संदेह है, सब सोच रही है कि इन्हें वोट दें या ना दें। दलितों ने वोट दिया नहीं इस बार में, अगली बार भी देंगे कि नहीं देंगे वो चुनाव आने पर तय करेंगे।
कमजोर पिछड़ी जातियों ने वोट दिया नहीं, कम दिया, अगली बार वो तय करेंगे। कुर्मियों ने वोट नहीं दिया, अगली बार देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। राजपूतों ने कहीं वोट दिया, कहीं वोट नहीं दिया। ब्राह्मणों ने वोट दिया इस बार, हो सकता है अगली बार वोट ना दें। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी जातियों को 2 चुनावों में जोड़ा, 3 चुनावों में उसको सुपरिणाम प्राप्त हुआ, लेकिन आगे के चुनावों में उन्हें वो किस तरह जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है, ऐसे अंदेशे का सामना कर रही है कि अगर उन्होंने जल्दी ही उसको ठीक नहीं किया तो उन्हें एक रिसर्च टीम नियुक्त करनी पड़ेगी जो जांच करेगी कि भाजपा का वोटर कौन सा है। बिल्कुल ठीक बात है। बीच में समस्या और भी जगह आ रही हैं। कर्नाटक में भी समस्या आ गई है। जेडीएस ने नाराज हैं, उन्होंने एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ एनडीए की जो प्रस्तावित पद यात्रा थी उससे कदम पीछे खींचने का कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। यानी मामला अब यहाँ आपस में भी बिगड़ने लगा है। नहीं देखिए, अब आप वहां तो कभी जो सिद्धरमैया में सॉरी जनता दल एस में और भाजपा के बीच में जो गठजोड़ था, वो गठजोड़ तो कभी लंबे अरसे तक चल ही नहीं सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, असंभव बात है। बस ये कोई ना कोई उसमें अगर केंद्र में बना रहेगा तो राज्य में गड़बड़ा जाएगा, राज्य में बना रहेगा बहुत मुश्किल है, वो चलना बहुत मुश्किल, कभी भी बहुत दिनों तक नहीं चला। दूसरे, मैं तो ये मानता हूं कि बिहार में भी ये जो गठजोड़ है जनता दल यू का और भाजपा का, इस गठजोड़ में भी जल्दी ही इसमें संकट पैदा होगा। ये बहुत दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में एक बड़ी जबरदस्त लॉबी है जो ये चाहती है, और अश्विनी चौबे उस लॉबी के स्वयंभू प्रवक्ता बनकर उभरे हैं। वो लॉबी चाहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी निकले और अपने दम पर चुनाव लड़े, और अगर नीतीश कुमार उसमें रहना चाहें तो वो भाजपा की शर्तों पर रहें। तो ये लड़ाई बढ़ेगी क्या लग रहा है आपको? कुमारस्वामी बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए वो लड़ाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर कर्नाटक में लिंगायतों की पार्टी है। कुमारस्वामी वोक्लिगाओं के नेता हैं। कभी कभार दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन लगातार बहुत लंबे अरसे तक ये दोनों जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं कर्नाटक की, ये एक पलड़े पर नहीं बैठ सकते, एक जगह नहीं बैठ सकते। ठीक उसी तरीके से इस तरह आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरीके से कर्नाटक में लिंगायत और वोक्लिगा एक जगह नहीं रह सकते। उधर एक मजेदार वाक्य हुआ, लोग कह रहे हैं कि बाहर पेपर लीक और संसद में पानी लीक। नई संसद हजारों करोड़ की टपक रही है पानी के ऊपर से। क्या मतलब अभय जी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, टूट गया। बुंदेलखंड बना, उद्घाटन करके गए, प्रधानमंत्री जी, टूट गया। बनवाने वाले जिम्मेदार अफसर थे अवनीश अवस्थी, सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन योगी जी ने अपना सलाहकार बना दिया। संसद बनी हजारों करोड़ रुपए की, संसद लीक करने लगी। ये भ्रष्टाचार का ये तांडव कब तक चलता रहेगा कि देख नहीं रहा? ये ईमानदार सरकार ऐसी होती है कि जो विकास आपको ध्यान होगा कि एक दिन कार्यक्रम में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग बुलेट ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। हाँ कि भाई बुलेट ट्रेन क्यों नहीं, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? तो विपक्ष ने सवाल उठा दिया संसद में बुलेट ट्रेन का। अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि जापान के सहयोग से बना रहे हैं बुलेट ट्रेन, और बड़ा मुश्किल काम है भारत में बुलेट ट्रेन बनाना। पहला जो अहमदाबाद से बंबई तक का होगा वो 450 या 600 किलोमीटर का वो एक कॉरिडोर है, वो बनना है। भारतीय पद्धति, भारतीय टेक्नोलॉजी से बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश हो रही है, ये उन्होंने बयान दिया। ये मामला अब शुरू हो गया। देखिए बुलेट ट्रेन वाला, कोई भी इस बात पे हंसेगा कि जापानियों के सहयोग से कर रहे हैं और भारतीय टेक्नोलॉजी के जरिए बन रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। धीरे धीरे अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से जो आपने तमाम ब्यौरा दिया, देखिए पिछले 5 वर्ष, कम से कम पिछले 5 वर्ष, पूरे 10 साल भी कह सकते हैं आप, लेकिन पिछले 5 वर्ष खास तौर से बहुत ही, जिसमें अधिसंरचनात्मक, जिसमें आधारभूत योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने रुपया खर्च किया। इन आधारभूत योजनाओं में ये वर्ष जो है वो भ्रष्टाचार के वर्ष, और अश्विनी वैष्णव से ज्यादा नाकारा रेल मंत्री तो आपको धरती पर मिलना मुश्किल होगा। पिछले 15-20 दिन के अंदर कितनी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी कल ही एक रेल दुर्घटना हुई, रोज रेल दुर्घटना कभी भी हो रही है, रोज हो रही है।
ये स्थितियां हैं। ये देखिए, ये सरकार, मैं बार बार इसको कहता हूं, ये गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार है। भारत में वैसे कोई भी सरकार बहुत अच्छी गवर्नेंस देने के लिए नहीं जानी जाती, ये तो बात सही है, लेकिन चूंकि ये सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है और अभी हाल ही में इसने शपथ ली है, 1.5 महीने पहले शपथ ली है, ये सरकार जबरदस्त गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार है और ये पहले क्षण से अलोकप्रिय होने के लिए अभिशप्त है। प्रतिदिन इसकी अलोकप्रियता बढ़ रही है। ठीक बात है, लगातार ऐसे ही माहौल बना जा रहा है और हमारी निगाह रहेगी इन सब कामों पे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने कीमती समय दिया। आभार, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और विस्तार से बता रहे थे कि राजनीति का मर्म क्या है, राजनीति का सच क्या है। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।